नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़ औरैया उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर यहाँ पर गांधी चबूतरा पर सिहोद ग्राम पंचायत में धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। तो दिखाइए कैमरामैन, चारों तरफ की लोकेशन दिखाइए और जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में उपस्थित लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ये धरना प्रदर्शन किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, तो जानने का प्रयास करते हैं। इस तरह से इतनी 9 मांगे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे जो इस आंदोलन के रचयिता हैं, जो इनके द्वारा ये आंदोलन रखा गया है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो इसी बीच में हमारे साथ महेश चंद्र पांडे जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये 2 अक्टूबर को गांधी जी के चबूतरा पर धरना प्रदर्शन क्यों रखा गया, इसका क्या कारण है। नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार कुशवाहा जी। ये आपका जो धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर ग्राम सभा में रखा गया है गांधी जी के चबूतरा पर, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने का। जी कुशवाहा जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद दूंगा। आज जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर ग्राम शेहुद जिला औरैया में सत्याग्रह के माध्यम से 9 सूत्री मांगों के द्वारा जिला प्रशासन औरैया की नींद तोड़ने के लिए आज यहाँ पर सत्याग्रह किया गया है। जिले के जो अधिकारी हैं वो शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर रहे हैं और हद तो तब हो गई जब उन फर्जी शिकायतों की क्रॉस चेकिंग के लिए भी प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं और उनका भी बड़ी हरदर्मी से फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। जिले में जो अधिकारी अपने समय पर नहीं बैठ रहे हैं और जब बैठते भी हैं तो दलालों और नेताओं से गुफ्तगू करते रहते हैं। आम नागरिकों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। जिले में जो कानून व्यवस्था की आप देख रहे होंगे, आज सरेआम कहीं किसी के साथ छिनैती हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं रुपए लूटने की वारदात हो रही है। तो जो कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस की बीट प्रणाली है वो निष्क्रिय पड़ी हुई है। हम वो बीट प्रणाली को सक्रिय कराने की मांग को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अधिकारियों द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, शिकायत करने के बाद भी उनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उन पर लीपापोती होती है, इन सभी मांगों को लेकर के आज हमने यहाँ जो मांग पत्र रखा है उसको मैं आपको बता दूं। हमारे मांग पत्र में ये चीज़ है कि अप्रैल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अप्रैल 2017 के बाद विभिन्न पटलों पर जो भी नागरिकों द्वारा शिकायत की गई हैं उन शिकायतों का परीक्षण निष्पक्ष भाव से कराया जाए और जिन शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया गया है वो फर्जी निस्तारण करने वाले कर्मचारी हों चाहे वो बड़े अधिकारी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग हमारी कुशवाहा जी ये है कि आप देख रहे हो कि इस समय आवारा पशुओं से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। कभी किस वृद्ध व्यक्ति की, कभी स्कूल जाते बच्चे की, कभी बीमार व्यक्ति की, उनसे जान माल को नुकसान हो जाए और किसानों को सारे रात भर फसलें रखानी पड़ रही हैं। जबकि सरकार द्वारा जो गौशालाएं खोल करके धन दे करके जो व्यवस्था की गई है वो चौपट होती जा रही है। गौशालाओं में वहाँ पर हर हफ्ते में आप लगभग देख रहे हो कि बड़ी ख़राब स्थिति है, कोई ना कोई गौवंश वहाँ पे मर रहा है। ये सारी चीज़ों के लिए हमारी ये मांग है कि हर ग्राम पंचायत में एक गौ आश्रय स्थल खोला जाए और उसी के साथ जो तीसरी मांग ये है कि हर ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन है, हर ग्राम पंचायत में वो सरकारी ज़मीन अवैध कब्जेदारों से मुक्त करा करके आवारा पशुओं के लिए चारा उगाने के काम में लाई जाए। ये तीसरी मांग है। चौथी मांग ये है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी जो एक उनके कार्यालय में बैठने का समय है वो निश्चित तौर पर वहाँ बैठें और जो भी पीड़ित व्यक्ति वहाँ पे अपनी शिकायत लेके जाए तो उसके सद्भावनापूर्ण उससे व्यवहार करें और उसकी शिकायत का सही निस्तारण करें, शिकायत का फर्जी निस्तारण न करें। चौथी मांग ये है
कि किसी शिकायत का जो सही निस्तारण नहीं करते हैं, शिकायतकर्ता दोबारा जाता है, जब तीसरी बार जाता है तो अधिकारी उसके साथ झुंझला पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम उन अधिकारियों के दुर्व्यवहार की शिकायत अगर ऊपर अधिकारियों से करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरी ये मांग है कि अधिकारियों के खिलाफ किसी भी नागरिक द्वारा जो शिकायत की जाए उसे बहुत गंभीरता से लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। छठवीं मांग हमारी यही है कि जो पुलिस की जो कानून व्यवस्था है, जो आमजन भय के साए में जी रहा है, आज ही आपने देखा होगा कि इटावा और कानपुर हाईवे पर मोहारी के पास रात में 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति के तमंचा लगाकर बाइक छीन ली। ज़िले में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनका विवरण मैं आपको, चूंकि बात लंबी हो जाएगी। इस समय तो रामराज चल रहा है, आप कहाँ अपराध है? ये रामराज तो ये अब यहाँ के नागरिक और यहाँ प्रदेश की जनता बताएगी कि रामराज वास्तव में है या नहीं है, या केवल रामराज की कल्पना का ढोल पीटा जा रहा है। रामराज यदि होता तो रामराज में एक जो बड़ी सबसे चीज़ है, रामराज की प्रथम चीज़ है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज ने क्या हो व्यापा। आज यहाँ का उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इन तीनों तापों से पीड़ित है, तो हम इसे रामराज कैसे कहेंगे हैं? अब हमारी जो कानून व्यवस्था के लिए है कि जो निष्क्रिय बीट प्रणाली है वो सक्रिय की जाए। बीट का प्रभारी शाम को अपनी बीट बुक भर करके अधिकारियों को प्रेषित करें। यदि वो करता रहेगा तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 4-5 सितंबर को पूर्वा दयाराम थाना छलदा में एक व्यक्ति की, सुरेश शंखवार की मृत्यु हो गई और वो पहले से ही वहाँ पर तनातनी थी। अगर बीट का प्रभारी वहाँ पे इस बात की सूचना देता और अधिकारी उस पर रिस्क लेते तो वहाँ कुछ बात बन सकती थी और एक आदमी की हत्या होने से बच सकती थी। अभी आपने जनपद में देखा कि एक बैशौली में एक छात्र की मृत्यु हो गई। आरोप लगाया गया कि एक टीचर ने उसको इतना मारा, लेकिन उस बालक की तबीयत पहले से खराब थी, उसकी किडनी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ इतना बड़ा तांडव हुआ और पुलिस की गाड़ी फूंकी गई। शर्मिंदगी की बात तो तब है कि पुलिस की गाड़ी फूंकने पर जो आपके क्षेत्राधिकारी विधुना का बयान आपने भी पढ़ा होगा, वो कह रहे वो पुलिस की गाड़ी नहीं थी, पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही थी। ये कहकर वो क्या कहना चाहते थे, उनकी मंशा समझ में नहीं आ रही। उन जो वहाँ पे उग्रवादी लोग थे, मतलब पुलिस अपनी गाड़ी को मानने से मना कर रही कि वो हमारी गाड़ी नहीं थी। जी, ये यही तो कहना चाहते हैं। क्या उन उग्रवादी तत्वों ने, क्या वो ये जानकर गाड़ी जलाई थी ये पुलिस की नहीं है? ये बड़ा उनका हास्यास्पद बयान है। मैं उनसे इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर पूरे जनपद में पुलिस की बीट प्रणाली चुस्त दुरुस्त हो जाए तो काफ़ी हद तक अपराधों पर कायम किया जा सकता है। अब हमारा जो एक 7वीं मांग है कि जैसे कि जो पैसा आता है विकास कार्यों के लिए, यहाँ अभी ग्राम पंचायत के सभी लोग बैठे थे, बीडीसी भी बैठे थे। मैंने उनसे ये पूछा कि आप हमको ये बताओ कि आपके गांव में विकास के लिए कितना रुपया किस काम के लिए आया है, क्या आपको जानकारी है? एक स्वर से सभी लोगों ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरी ये मांग है कि जो भी विकास के लिए रुपया आए उस कार्य का मानक, उसकी गुणवत्ता और उसके लिए स्वीकृत की गई धनराशि, इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। ग्राम सभा का काम है तो ग्राम सभा के लोगों को होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे आपके क्षेत्र पंचायत का काम है तो वो बीडीसीओ को होनी चाहिए, और अगर वो नगर पंचायत का है तो नगर पंचायत के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर जब उनको जानकारी नहीं होगी तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये कैसे इसमें गुणवत्ता या कैसे इसके काम में घटिया इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मेरी ये मांग है कि जो भी विकास कार्य हों उसकी पूरी जानकारी, गुणवत्ता, मानक और स्वीकृत धन की, ये आम नागरिकों को होनी चाहिए। 8वीं हमारी ये मांग है कि अभी आपने देखा होगा कि ज़िले में एक सुनील कुमार वर्मा जी आए थे, जिलाधिकारी महोदय, और वो जाकर के अनाथालय में जाकर के बच्चों का जन्मदिन बच्चों वृद्धों के साथ मनाते थे। इतने बड़े लुटेरे और भ्रष्टाचारी निकले कि उन्हें यहाँ से सस्पेंड होकर जाना पड़ा। एक शस्त्र लाइसेंस पर 2.5 लाख रुपया उन्होंने लिया, और किसी भी व्यक्ति की ऐसी समाज की ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन लेने गए तो उनका बिल्कुल एक ऐलानिया था कि अगर 1 लाख रुपए में 1 रुपया भी कम होगा तो हम परमिशन नहीं देंगे। इस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे आयाम तोड़े। तो इन अधिकारियों का भ्रष्टाचार तोड़ने के लिए हमारी ये मांग है कि जिले में जो भी अधिकारी यहाँ पे आए वो और उसके निकटतम परिजन, उनकी संपत्ति की घोषणा की जाए।
अगर वो 1 साल रुकते हैं तो प्रतिवर्ष जितने वर्ष वो रुकते हैं वो अपने संपत्ति की घोषणा करें, ताकि ये पता चले कि हमारे अधिकारी ने कितना भ्रष्टाचार किया है। 9वीं हमारी मांग है कि लोग ये कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा राम राज्य है, राम राज्य नहीं है, उसी तरह लोग कहते हैं कि यहाँ तो जनता का शासन है, जनता बड़ी प्रबल है, लेकिन यहाँ जनता का शासन कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जनता का काम केवल वोट डालने तक सीमित है। उसमें भी यह है कि वो अगर कम परसेंट में वोट डालेंगे तब भी सरकार चुनी जाएगी, ज़्यादा डालेंगे तब भी चुनी जाएगी। लेकिन जनता के साथ अधिकारियों का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जब जाते हैं तो किसी भी कार्यालय में हम बिजली का काम लेके गए तो वहाँ पे एसडीओ अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, आप खड़े होकर अपनी बात करिए, उसे सुनना है या नहीं सुनना है। तो मेरी ये मांग है, जैसे मुख्यमंत्री जी का जनता दर्शन दरबार लगता है वहाँ पे जो लोग जाते हैं फरियादी, उनको बैठाने की व्यवस्था है, और जब सब बैठ जाते हैं तो स्वयं या तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के ओएसडी महोदय या कोई मंत्री उनकी सरकार का या स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं और फरियादी के पास जाकर उसके प्रार्थना पत्र लेकर के जिस तरह का व्यवहार करते हैं, ऐसे ही व्यवस्था हमारे ज़िले के कार्यालयों में, जिलाधिकारी महोदय, एसपी ऑफिस, सबके यहाँ सभागार बने हुए हैं, एसडीएम महोदय के यहाँ भी सब बना हुआ है। ऐसी व्यवस्था हर कार्यालय में। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि जनता सिर्फ वोट डालने के लिए होती है, तो जनता वोट अपने मुद्दों पर कहाँ डालती है? वो तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टियों के नाम पर, जैसे अभी मुद्दा चल रहा आवारा पशुओं का, हमें यहाँ पर बता दें कौन सा किसान अपने पशुओं के मुद्दे पर वोट डालता है? एक भी किसान शायद इसमें नहीं होगा जो अपने मुद्दों पर वोट डालता होगा, तो उसमें फिर सरकार दोषी कहाँ है? कुशवाहा जी, आपकी बात पर मैं एक हद तक सहमत हैं, लेकिन इस देश का नागरिक जिस दिन ये जागरूक हो जाएगा उस दिन ये जाति धर्म के नाम पर वोट डालने और पार्टी के नाम पर ये वोट डालने बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये अपने आप सुधार हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो नागरिक है, जो देश की व्यवस्था है, जो संचालन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत आपको एक हम उदाहरण दे दें। इलाहाबाद में मेयर का चुनाव हुआ पिछली बार, वहाँ नंदगोपाल नंदी मंत्री हैं, उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता हैं वहाँ पे मंत्री। आपको ताज्जुब होगा कि केवल 12% वोट डालकर वो नगर की मेयर हैं। 88% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, फिर भी वो मेयर हैं। चूँकि यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि चाहे जितना वोट पड़ेगा, चाहे वो 10% पड़े, 12% पड़े, उसमें से जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जनप्रतिनिधि होगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाएगी कि 51 पर कुल वोटों का जो भी जितने वोट हैं उसमें से 51% वोट पाने वाले को ही निर्वाचित किया जाएगा, उसी दिन ये राजनीति में जो चल रहा है ये सब अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। ये इसका एक मूल कारण है। आधे से ज़्यादा वोट, जितना वोट अगर किसी इस ग्राम पंचायत में मान के चलिए 5000 वोट हैं तो 2500 से कम वोट पाने वाला व्यक्ति प्रधान निर्वाचित नहीं होगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक सुधार लोकतंत्र में नहीं होने वाला। ये कैसे होगा? 4 लोग लड़ गए तो इतने वोट कहाँ से पड़ जाएंगे? ये देखिए, कई देशों में ऐसी व्यवस्था है कि निर्वाचन के लिए कई बार ऐसा होता है कि पहले वहाँ कई प्रत्याशी आते हैं जो वहाँ पर निश्चित मत उनको चाहिए, जब उन्हें नहीं मिलते हैं तो उसमें से छटनी होकर कुछ प्रत्याशी रह जाते हैं और वो प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वहाँ 2 पर 2 चुनाव होकर के उतने प्रतिशत निश्चित मतों का नहीं प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र के नाम पे अपने देश में क्यों नहीं हो सकती है? ये हमारी कहने का मतलब है। चलिए, और दूसरा कोई मुद्दा शेष रह गया आपका? बस आज के इस मुद्दे के अतिरिक्त यहाँ पर हमारे जो लोग आए हैं, हमारे इस ज्ञापन के भी अतिरिक्त 16 अन्य लोगों की समस्याएं जो आई हैं, वो एक अंकुश यादव की समस्या है, एक सुरेश कुमार राजपूत जी ने अपना ज्ञापन दिया हुआ है, एक भारतीय किसान यूनियन के श्री रामनाथ त्रिपाठी जी ने भी अपनी 2 ज्ञापन दिए हुए हैं, आदेश कुमार त्रिपाठी एडवोकेट जी ने भी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, एक भान प्रकाश ये औरैया से आए हैं, इन पर फर्जी मुकदमा लिखा गया है, ये भी अपनी समस्या लेके आए हैं, एक ओम प्रकाश दशहरा जो अछल्दा ब्लॉक है वहाँ से भी अपना एक ज्ञापन लेके आए हैं, एक ब्रजेश कुमार बाथम ढिकियापुर के, उनका भी एक ज्ञापन है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी अपना एक ज्ञापन तैयार करके आज शामिल किया है, अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो पूर्व प्रधानाचार्य हैं उनका भी एक ज्ञापन आज सम्मिलित है। इसी सेउद ग्राम के एक हर्षित गुप्ता ने भी अपना ज्ञापन दिया हुआ है। इसी अपने क्षेत्र के जमुआ निवासी
सीता देवी दुर्गा नगर दिव्यापुर, उन्होंने भी अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। और एक राम प्रकाश सनोसी रामनाथ दिवाकर सेहुत के, उन्होंने भी अपना ज्ञापन दिया हुआ है। इस तरह यहाँ पर कुल 16 ज्ञापन हमारे ज्ञापन के अतिरिक्त हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी मैं पिछले सप्ताह इस गांव में आया था। अभी यहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अभी हर घर तिरंगा के नाम पर उन राशन कार्डधारियों को जिन्हें निःशुल्क राशन दिया जाता है, उन्हें 1 से 30 रुपए में झंडा दिया गया है। ये इस जनपद औरैया में सबसे महंगे रेट पर झंडा बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। हर घर तिरंगा के अभियान में लाखों झंडे लगे हैं। प्रति झंडे 100 रुपये का भी अगर हम एवरेज जोड़ें तो ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। जैसा कि राम राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्र हित में ये कार्य हो रहा है, उस पर भी आपको आपत्ति है? नहीं भाई, ये देखिए, ये राष्ट्र हित की बात तो ठीक है। मेरा बिंदु आप पहले देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो झंडा जो 1 से 30 रुपए में बिकवाया गया औरैया जनपद में, वो झंडा पोस्ट ऑफिस में 25 रुपए का बिका। भाई 25 रुपए से भी तो हम अपनी राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। और झंडा खरीदने के लिए राशन के नाम पर मजबूर करना, किसी छात्र को स्कूल में मजबूर करना, ये ठीक नहीं है। मेरा विषय ये है। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय ध्वज जो इस समय वर्तमान में सरकार है, वो इसी मुद्दे पे आई हुई है, केंद्र सरकार, कि वो राष्ट्र के लिए दुनिया में अपने देश को बहुत डेवलप कर रही। उसी मुद्दे पर ये सरकार दोबारा चुन के आई 19 में। ये हमारा मुद्दा था। देखिए, ये हम सरकार के चुनने पर जो मतदाताओं ने विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर जो मतदाता होता है उसका अपना अपना विचार होता है। और किसी भी निर्णय को अस्वीकार करने या उस पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम मतदाताओं के निर्णय को शिरोधार्य करते हैं। हमारी तो मांग सिर्फ ये है कि उसके नीचे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो धरातल पर उतरनी चाहिए, कागजों में नहीं होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। जी, समझ गया है। जो मतलब उसका दुरुपयोग किया गया, लोगों का शोषण किया गया एक झंडे के नाम पर, वो नहीं होना चाहिए। इसी पे हमारा। चलिए, और भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं। बात पवन कुमार दीक्षित, यहीं के और रहने मैं वाले। इसी गांव, ऐतिहासिक गांव है हमारा ये, जो काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ हमारे एक दौरानांग देवता का मंदिर है, जो कि अखबारों में वार्षिक सुर्खियों में रहता है। तो आज जब हमारे ये ताऊ जी महेश पांडे जी यहाँ पर आए और यहाँ पर बताया कि जो जिन को पंचायत के समक्ष जितनी भी शिकायतें हैं वो अपना अपना ज्ञापन दे सकते हैं। तो हमारी पंचायत से 2 समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं, जिनका मैंने आज ज्ञापन इनको सौंपा है। और मैं आशा करता हूं कि ये ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। सबसे पहला मेरी पहली समस्या ये है कि हमारे यहाँ जितना भी किसान, हमारी पंचायत ज़िले में सबसे बड़ी पंचायत है और उस पंचायत की आबादी 9000 वोटिंग के ऊपर है। इतनी बड़ी पंचायत में सबसे बड़ी ग्राम सभा भी हमारी पंचायत से जुड़ती है, जिसमें कि लगभग 500 एकड़ 750 एकड़ ज़मीन ग्राम सभा सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जिस पे कुछ प्रॉपर्टी डीलर बाहर से आए, उन्होंने कब्जा भी कर रखे हैं, जिनको आज तक प्रशासन ने छुड़ा नहीं पाई। दूसरी बात, हमारे मेरी ही पंचायत का एक गांव है तिवारीपुरवा, जहां पे बड़े क्षेत्रफल में गौचरा अभी भी मौजूद है और उस गौचरा में गौशाला आई थी। और ये गौशाला यहाँ के वर्तमान उस समय के प्रधान व वर्तमान पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा लिखित में दिया गया है कि इस पंचायत में गौशाला की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं आपको स्वयं दिखाना चाहूँगा, आप इधर कैमरा मोड़िए, ये हमारा दौरानांग मंदिर का दंगल का अखाड़ा है जो वार्षिक मेले में लगता है। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ 30 से 40 गायें अभी भी बैठी हुई हैं और इसके कम से कम 4 गुना आवारा पशु अभी भी खेतों खलिहानों में आवारा घूम रहे हैं।
तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ किसान इतना दुखी हो चुका है, काफ़ी किसान खेती करना छोड़ गए हैं। अभी आपको अगर प्रमाण पत्र देखने चल के तो कम से कम एकड़ों के हिसाब से ज़मीन खाली पड़ी है जिसमें कोई भी फसल नहीं की गई है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आवारा पशुओं से परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे जितना भी किसान है बहुत ही बुरी तरीके से परेशान है, अपनी लागत नहीं निकाल पाता है, जुताई बुवाई नहीं निकाल पाता है, तो वो खेती करना ही छोड़ गया, बल्कि पलायन तक करने पे। हाल ही में करीब हुए हैं 4-5-6 दिन सरकार ने एक आदेश दिया है जिला अधिकारियों को, जो भी किसान खेतों में कटीले तार ब्लेटा तार लगाए हुए हैं उसको तत्काल प्रभाव से हटा लें, अन्यथा पशु क्रूरता नियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा होगा। इस पर आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम तो पशु प्रेमी हैं। पशुओं का अब आघात अगर होता है, और दूसरी बात ये ब्लेड तार अच्छी कोई बात नहीं, ब्लेड तार क्या, हम तो कह रहे हैं कि रस्सी बांधने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए कि हमें रस्सी की भी ज़रूरत ना पड़े खेतों में। और वो व्यवस्था सिर्फ एक ही विकल्प है कि पंचायत में गौशाला का निर्माण होना और उस गौशाला को निरंतर चलाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रधान को आदेश करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बीच में हमारे साथ एक और कोई हैं, तो जानते हैं उनकी क्या समस्या है। और आप पहले अपना शुभ नाम परिचय दीजिए। मैं सीता देवी दिव्यापुर से जी। हमारी ज़मीन है 9.5 बीघा, मैंने खरीदी है और ज़बरदस्ती दबंग लोग कब्जा किए, हमारी ज़मीन नहीं दे रहे। 8 साल हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। खरीदी है दिव्यापुर गुलरिया गांव में। अच्छा। गुलरिया गांव में, जिसमें जो ज़मीन खरीदी गई है जी, उस ज़मीन पर वो पूरी ज़मीन हमारे मामा और पिता ने खरीदी थी। हमारी माताजी इनके नाम वसीयत करके गई। वसीयत करने के बाद वो पूरी ज़मीन इंतखाब में इनके नाम अंकित हो चुकी है और उसके बाद खसरे में भी इनका नाम आ चुका है। उसके बाद मैंने जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दिया, कुछ भी नहीं हुआ। माननीय एसपी साहब को भी दिया, कुछ भी नहीं हुआ। थाना दिव्यापुर को भी दिया और थाना दिवस में भी दिया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एसडीएम साहब को भी दिया, उन्होंने 2 बार नफ्ती कराई। नफ्ती करा के इनको कब्जा दिला दिया गया, बशर्ते उस पार्टी ने पुनः उस ज़मीन पर मैंने तोड़कर पुनः कब्जा कर लिया। अब स्थिति ये है कि हमारी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां हमारी शादी लायक हैं। स्थिति ये है कि हमारी भूखों मरने की स्थिति है। ग्राम जमुआ में भी हमारी जो ज़मीन है उसमें कम से कम यहाँ तक पानी भरा हुआ है। एक दाना आज 4 साल से मुझे नहीं मिला मेरी खेती से। बाकी 10 साल से हमारी पूरी ज़मीन पर वो लोग ज़बरदस्ती गुंडई के दम पर कब्जा किए हुए हैं। प्रशासन से मैंने इतनी शिकायतें की हैं कि मेरे पास बंडल के बंडल डीएम साहब, एसपी साहब, मतलब सभी के एसडीएम अधिकारी हैं, सभी को दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम लोग बहुत अति परेशान हैं और उसमें दे भी दिया है कि नेक्स्ट में आगे वाले हफ्ते में हम हो सकता है लखनऊ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और मैं और हमारी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों के साथ हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। चलिए देखिए किस तरह से लोग टूट रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई होती है तो कब्जा दिलाया जाता है, उसके बावजूद भी दबंग लोग दोबारा कब्जा कर लेते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, संज्ञान में लिया जाए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद, ढिकियापुर कंचौसी, औरैया, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय समृद्धि।